सोशल मीडिया पर बानी पीटीआई की पिम्स मुंतकिली और आंखों के इलाज से मुताल्लिक अफवाहों का बाजार इस कदर गर्म होगा, शायद ही हुकूमत ने इससे मुताल्लिक गुमान किया होगा। ताहम गुज़िश्ता रोज विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की जानिब से खबर की तस्दीक के बाद नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। दूसरी जानिब पीटीआई ने मंगल को दावा किया था कि इमरान खान को एक इंतहाई हसास आंख का इन्फेक्शन लाहक है, जिसका अगर बर वक्त और मुनासिब इलाज न किया गया तो मुस्तकिल बीनाई को नुकसान पहुंचा सकता है। सवाल यह है कि हुकूमत ने खबर की तस्दीक के लिए क्यों इतना टाइम लिया। ईरान और मुमकिना अमरीकी हमले पर जहां खित्ते के ममालिक परेशान हैं, वहीं स्ट्रेट ऑफ हार्मोज की बंदिश पर आलमी मईशत को संगीन खतरात पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। यूएसएस अब्राहम लिंकन का ईरान के साहिल के करीब पड़ाव इस बात को तक़वियत दे रहा है कि शायद एक बड़ा तसादुम शुरू होने वाला है। क्या खित्ता आर्मेगेडॉन की तरफ जा रहा है? इन तमाम इशूज के साथ साथ दीगर मुल्की और बैनुल अक़वामी खबरों पर तफसील से रोशनी डालेंगे नजम सेठी। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आज की बात सेठी के साथ और मैं हूं सैयदा आयशा नाज। मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सेठ साहब, ये जो हफ्ता गुजरा ये हुकूमत के लिए सरदर्द का बाइस बना और उसकी वजह एक बहुत बड़ी खबर थी। इसके अलावा बसंत के हवाले से कुछ गानों पर पाबंदी की खबरें भी आई, अगरचे उसमें से कुछ गानों पर पहले से पाबंदी आई थी, ज़ूमानी किस्म के जो गाने थे, लेकिन हुकूमत को फिर भी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि आपने मुख्तलिफ शख्सियात की तस्वीर पे, सियासी जमातों के झंडों पर पाबंदी आयद करके बसंत को क्या बना दिया, उस पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा लाहौर के भाटी गेट में जो एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, मरीम नवाज़ साहिबा ने उस पर जो सरजनिश की अफसरान की, वो भी आज के शो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन वो खबर जो शायद सामने ना आती अगर एक सोर्स, एक सहाफ़ी उसको मीडिया पे डिस्क्लोज़ ना करते। अब इंटेंशन नहीं पता कि ख़बर सामने लाई गई या खुद आ गई। इमरान खान साहब, बानी पीटीआई, एक अरसे से कहा जा रहा था कि उनका तिब्बी मुआयना होता रहा है, 3 डॉक्टर्स की टीम जाती है पिम्स की, उनका चेकअप करती है, दांतों का, आंखों का, उनको वर्टिगो का इशू है उसको भी देखा जाता है और उनकी सेहत को तसल्ली बख्श करार दिया जाता है। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन पता चलता है कि उन्हें इस्लामाबाद लाया गया और वहाँ उनकी आंख का प्रोसीजर किया गया। कुछ कहते हैं 20 मिनट, कुछ कहते हैं 3 घंटे के करीब, और स्पेकुलेशंस का अंबार है हर तरफ व्लॉग्स के अंदर। और इस पे जो तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है वो हुकूमत को यूँ बनाया जा रहा है कि इससे पहले मुख्तलिफ वज़रा से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन लेटर ऑन तारक साहब को ये बताना पड़ा और उन्हें ये भी बताना पड़ा कि किस तरह से ये सारा मामला हुआ, और उन्होंने कहा कि ये मामूली सर्जरी। मुझे आप ये बताएं कि अव्वल तो इस खबर को क्या छुपाना मकसूद था, और अगर था तो छुपाई क्यों ना गई? क्या हुकूमत को पहले से इल्म नहीं था, उन्हें भी बाद में बताया गया? और फैमिली को क्यों आगाह नहीं किया गया? देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस। सही कह रहे हैं, जेन्युइन क्वेश्चन पूछने भी चाहिए। जहाँ तक मेरा खबर है या इल्म है या एनालिसिस है, सिचुएशन ये है कि कुछ माह पहले इमरान खान ने जिक्र किया था या कंप्लेन किया टू एक बहन को जी कि आँख में कोई मसला है। जी, आंखों में सुर्खी की उन्होंने शिकायत की थी हलीमा खानम से 2 दिसंबर से भी 2 माह पहले। उसके बाद जब 2 दिसंबर को आखिरी मीटिंग हुई इनकी उस्मा खान से, उस्मा से, तो उस वक्त उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया। नहीं, उस वक्त वो कहती है नहीं किया। अगर किया होता तो बहन आके बाहर बात करती कि है मसला, इनको दिखाया जाए एक्सेट्रा। सो ही डिडंट कंप्लेन। अच्छा, अब कंप्लेंट अब आई है ड्यूरिंग दिस टाइम, यहाँ की मुलाकातें बंद थी। हाँ। अच्छा, अब वो अलग इशू है कि मुलाकातें हुकूमत ने क्यों बंद की हुई हैं, वो तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि वो नहीं चाहते कि खान साहब ये 8 की जो डेट है फरवरी की, उससे पहले कोई इन्फ्लेमेटरी या कोई फायरी किस्म के या नामुनासिब बयानबाजी करें और फिर कोई उकसाने की कोशिश करें, तो इसलिए उसको मुलाकातें ख़त्म की हुई हैं। और मैंने पहले भी कहा था कि 8 के बाद मुलाकातें इजाज़त हो जाएगी। अच्छा, अब इसके दौरान लगता ऐसे है कि खान साहब की जो आँख का मसला है वो कुछ बिगड़ता गया है। और ख़बरें ये भी हैं हमारे पास कि एक दफ़ा नहीं 2-3 दफ़ा डॉक्टर्स को बुलाया भी गया और दिखाया भी गया। जी पिछले 2-3 हफ्तों में ऐसे ही है पहले जी उनका चेकअप, मगर चेकअप बहुत उनका रहता रहा। और फिर फाइनली ये फैसला हुआ कि ये जो मसला है इसमें कोई इंजेक्शन या कुछ थोड़ी बहुत इस किस्म की इंटरवेंशन करनी पड़ेगी। अच्छा, उस स्टेज पे जो मेरा जो मुझे खबर है वो यही है कि इन्होंने पहले ये फैसला किया कि यहीं डॉक्टर्स को बुला के जेल के अंदर ही कर देते हैं। अच्छा, जो भी इंजेक्शन लगाना है, जो भी करना है, मुआयना, वो डिटेल्ड चीज़ करनी है वो यहीं कर लेते हैं, मशीनें वशीनें ले आते हैं। फिर इसके ऊपर थोड़ी सी गौर किया तो ये सोचा कि नहीं, कल को अगर सही ना हो सका या इलाज सही ना हो सका तो ये बहुत बड़ा दाग लग जाएगा, तनकीद होगी कि ये जानबूझ के
नेग्लिजेंस नहीं थी, जान सोचा समझा प्लान था कि जेल में किया जाए और फिर अगर कोई गड़बड़ होती है तो हो जाए, अल्लाह ना करे। फिर ये इसके ऊपर सोच हुई थोड़ी सी, तो फिर ये सोचा कि नहीं, दिस नॉट अ गुड आइडिया, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड है और ये मामला ख़राब ही ना हो जाए। बेहतर ये अस्पताल ले जाते हैं, आधे पौने घंटे की बात है, यही डॉक्टर्स ने कहा होगा, वहाँ ले जाते हैं और फिर वहाँ कर लेते हैं। फिर किसी ने आगे से ये कहा कि इसमें दो चीज़ें, एक तो इमरान खान की इजाज़त लेनी पड़ेगी, उसके बगैर हम उसको अस्पताल नहीं ले जा सकते फॉर अ प्रोसीजर। तो वो रिटर्न पता नहीं वो देता भी है कि नहीं देता, ये ना कहे मैं नहीं देता, आप मेरी फैमिली को बुलाएं, फिर एक नई क्राइसिस हो जाएगी। तो एक तो ये इशू है। दूसरा इशू ये है कि अगर ये जाते हैं जी, और हमें बताना पड़ेगा सबको कि ये जा रहे हैं अस्पताल, अस्पताल जाने को छुपाया तो नहीं जा सकता आसानी के साथ। तो पीटीआई तो इसको मौका लेके बाहर आ जाएगी सारी, वो पूरी लाइन जो है रियादा से लेके अस्पताल तक वहाँ लोगों को लेके आ जाएगी, और अस्पताल में भी लोग आ जाएंगे, जेल के बाहर लोग आ जाएंगे। तो उसको कैसे कंट्रोल करेंगे आप, एक नया मसला ना बन जाए लॉ एंड ऑर्डर का। अच्छा, तो फिर सोचा अब क्या करें, अस्पताल भी ले जाना है, ये भी सोचा कि रात के वक्त इंतज़ाम कर लेते हैं पिम्स में और वहाँ ले जाते हैं खुफिया, और कोशिश यही करते हैं कि पता ना चले किसी को। अच्छा, अब वो फिर आगे से ये बात आई कि पता कैसे नहीं चलेगा, कोई ना कोई तो लीक तो हो जाएगी कहीं ना कहीं से, या डॉक्टर्स लीक कर देंगे, या ये मीडिया बड़ा तेज़ है, हर जगह पे बैठे हुए हैं, पिम्स में भी बैठे हुए हैं, जालिया के बाहर बैठे हुए हैं, कैसे लेके जाएंगे, इट नॉट बी ईजी। तो हाँ ये तो है। और फिर ये सोचा कि अच्छा चलो 3-4 दिन तो खुफिया रख सकते हैं ना इसको। उसके बाद तो 8 फरवरी के बाद जब मुलाकातें होंगी तो खान खुद ही बता देगा पीटीआई को कि मुझे अस्पताल ले गए थे, तो ज़्यादा देर तक तो इसको छुपाया नहीं जा सकता। तो चले 3-4 दिन तो इसको रोके ना, ये ना हो कि 8 से पहले कोई और गड़बड़ ना हो जाए। अच्छा, तो उसको बेहतर यही है कि अभी इसको रोक के रखें, कोशिश करते हैं इसको खुफिया रखने की। फिर जनाब इन्होंने फैसला ये किया और फिर ले गए। फिर उसके बाद ले आए और 2-3 दिन तो किसी को पता ही नहीं चला। मगर मीडिया अपनी जैसे उन्हें पता था कि किसी न किसी स्टेज में मीडिया का तो पता चल ही जाएगा, बात छुपी नहीं रहेगी, या जेल से पता चल जाएगा, या हॉस्पिटल से पता चल जाएगा, या अमले से पता चल जाएगा। तो फिर ये अब सोचों में ही पड़े हुए थे तो मीडिया में स्टोरीज आनी शुरू हो गई। अच्छा, जब स्टोरीज आनी शुरू हो गई तो हुकूमत के अंदर या जो लोग ये फैसले करते हैं उनके अंदर ये डिस्कशन हुई कि इसको डिनाई कर देते हैं। अच्छा, तो किसी ने कहा ना डिनाई ना करें, अब ये खबरें चल रही हैं तो अब इसको कैसे आप डिनाई करेंगे, बात तो सही है, कल को फिर हमारे गले पड़ जाएगी आपने डिनाई किया था। तो किसी ने कहा कि नहीं, इधर लीक कर देते हैं कि हाँ सही है, उधर आप डिनाई भी कर दें। तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो हैं वो डिनाई करते जाएं और हम थोड़ी बहुत अपने जो चुने हुए लोग हैं उनको बता देते हैं कि हाँ हुआ था ऐसे और ये वजह थी। तो अच्छा चलें फिर ऐसे ही कर लेते हैं, कंफ्यूजन रखने के लिए। हाँ, उन्होंने कहा जी ये एक तो डाइवर्जन हो जाएगी। अच्छा, 8 आ रही है, उससे पहले ये इशू जो है इसको 3-4 दिन चलने देना, क्या फ़र्क पड़ता है। अच्छा। थोड़ी सी डाइवर्जन हो जाएगी, थोड़ी सी उधर से इधर आ जाएंगे लोग, और फिर जब वक्त आएगा तो हम सारी बात सामने ले आएंगे, कोई इशू कोई नहीं है। तो जितनी देर खींच सकते हैं खींचे, नहीं तो जब वक्त आएगा तो मान लेंगे बात। तो फिर ऐसे ही हुआ कि कुछ जर्नलिस्ट आखिरी वक्त तक कहते रहे कि नहीं कोई मुलाकात नहीं हुई, कुछ कहते रहे हमने सुना तो है कुछ मगर कंफर्म नहीं हो सकता, और एक दो ने कह दिया कि नहीं जी हमें पक्की बात है, हमें पता है। फिर एक लीडिंग न्यूज़पेपर अखबार में आ गई बात कि नहीं, जो कि इस किस्म की खबर नहीं छापते आमतौर पे जब तक उनके पास पक्की खबर ना हो। तो उसमें जब आ गई बात तो फिर उन्होंने कहा जी अब मान लेते हैं। अच्छा, अब वो जब मान ली बात तो एक दिन पहले ही इनफैक्ट कि हाँ जी ऐसी बात है, फिर ये नया डिमांड शुरू हो गया कि जी अगर यही बात है तो फिर आपने हमारे डॉक्टर्स को क्यों नहीं, हमें इतला क्यों नहीं दी, फैमिली को इतला क्यों नहीं दी, शोर पड़ गया। अच्छा, तो उन्होंने फिर सोचा कि अब क्या करें जी। तो उन्होंने कहा फिर अब यही रास्ता है कि अब फिक्र की क्या बात है, आप उनको इजाज़त दे दें कि अपने डॉक्टर्स ले आए। तो ये मेरा ख्याल है कल फैसला हुआ है। अच्छा, कल शाम को ये फैसला हुआ है कि जी ठीक है, अगर ये अपने डॉक्टर्स लाना चाहते हैं तो ले आए। अच्छा, और दैट इज़ हाउ ये बात आगे गई है, बिकॉज एज फार एज आई नो। अच्छा, कल शाम ये फैसला हो गया था। कल शाम ये फैसला हुआ कि इनको अपने डॉक्टर्स लाने दें और मुलाकात कराने दें ताकि कंफ्यूजन दूर हो जाए, उनकी सेहत के बारे में जो कंसर्न्स शो किए जा रहे हैं। That's right. लेकिन चीफ जस्टिस याहिया, अच्छा वैसे ये बात कनेक्ट यूँ हो रही है कि धरना देकर अडयाला जेल के बाहर सुहेल आफरीदी साहब और बाकी जो हैं रुफका उनके सब बैठे थे,
रात 2 बजे के करीब वहाँ से गाड़ियाँ रवाना हो गई और आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर ये सारे मौजूद थे और ये मुलाकात की कोशिश याहिया अफरीदी साहब से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कर रहे थे, लेकिन वो अपने चैम्बर में नहीं थे। और अभी अभी थोड़ी देर पहले ये खबर आई कि उनकी मुलाकात 30 मिनट के लिए जारी रही, हो गई मुलाकात, जिसमें उन्हें ये श्योर किया गया है सलमान अकरम राजा साहब के बकौल कि बानी पीटीआई और उनकी सिस्टर्स को मेडिकल रिपोर्ट्स दे दी जाएंगी और रिपोर्ट मिलने के बाद जो डॉक्टर्स हैं उनको उन तक एक्सेस भी दे दी जाएगी। अच्छा, अब ये मैं आपको बता देता हूँ ये कैसे होती हैं ये चीज़ें। हाँ, फैसला तो कल शाम को हो गया था। वही ना, उसके बाद 2 बजे उन्होंने ऑल ऑफ अ सडन सब वहां से सिट इन खत्म कर दिया, धरना खत्म कर दिया डयाला के तो बाहर। इशारा हो गया था इनको, हाँ पीटीआई को, हाँ हाँ कि आप ऐसे करें, आप चले जाएं चीफ जस्टिस के पास, जी, आपको वहाँ रिलीफ मिल जाएगी ओके, और सुप्रीम कोर्ट की जय जयकार भी हो जाएगी। ओके, और हमारे ऊपर भी कोई प्रेशर नहीं होगा। हम्म, अब चीफ जस्टिस साहब कह देंगे तो हम कर देंगे। फैसला इन्होंने पहले कर लिया था ठीक, कि अब दे देनी है एक्सेस। ओके, जब एक्सेस देनी है तो ऐसे तो ना लगे कि हम कमज़ोर हैं, अंडर प्रेशर आके हमने दिया है। तो हमें अगर वही लीगल ऑर्डर होता तो हम कर देंगे। तो मेरा ख्याल है कि उधर इनको कह दिया कि उधर जाएं आप अच्छा, और हो जाएगा काम आपका, उधर कह दिया कर दें इनका काम। ठीक, ठीक है, और आज आपने देख ही लिया जो कुछ हुआ है या होने जा रहा है या होगा। तो आई थिंक दिस इज़ हाउ इट्स बीन हैंडल्ड। अच्छा, और इसकी वजह यह है कि इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, इसमें कोई छुपाने वाली असली चीज़ नहीं है। अच्छा, कोई सीरियस कॉम्प्लिकेशन नहीं है आपके ख्याल में? नहीं, उनकी कोई आँख को? कॉम्प्लिकेशन है बट इट इज़ नॉट सच अ सीरियस इशू कि वो ठीक नहीं हो सकती या मसला नहीं हो सकता। बिकॉज पहले ये जो फैसला हुआ था ना कि जेल के अंदर ही डॉक्टर्स को बुला के खुफिया तौर पे टॉप डॉक्टर्स को बुला के वही इंजेक्शन वैक्शन देने दे दें, मगर फिर वहाँ ये फैसला हुआ कि यार कोई गड़बड़ हो गई, यहाँ इन्फेक्शन हो गई, कोई सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, कोई मशीन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये कोई हो गया तो फिर हमें तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तो कोई लेने के लिए तैयार नहीं था। तो फिर कहा जी बेहतर यही है कि इसको फिर ले जाए अस्पताल। बट दैट वाज द सेकंड ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन यही था कि यही कर लें जो कुछ करना है। ठीक, हाँ, और फिर जब सेकंड ऑप्शन हुई तो देन दे वेंट टू इमरान खान एंड दे सेड कि जी ये है, आप बताएं, मैं हम यहीं ले आए सब कुछ, हाँ, या आप जाना चाहेंगे अस्पताल। अच्छा, तो कंसेंट उन्होंने दी? फिर उन्होंने कंसेंट दे दी। अच्छा, हाँ, रिटर्न, यानी कि वो जाहिर है वो होता है। तो इसका मतलब है कि सीरियस इतना हुआ मामला कि बिनाई उनकी जाया हो सकती थी। उन्होंने इमरान पे छोड़ दिया कि आप अगर समझते हैं कि हम समझते हैं यू नीड मेडिकल अटेंशन, वी कैन टेक यू टू द हॉस्पिटल। अगर आप समझते हैं कि यू डोंट वांट टू गो देयर तो वी विल ब्रिंग द डॉक्टर्स हियर, अच्छा, तो यू डिसाइड। ओके, सो द खान ने डिसाइड किया अगर नहीं ले जाए नो प्रॉब्लम। वो ही इज़ अ ब्रेव मैन, नो व्हाट्स अ बिग डील, ले जाओ। उन्होंने कहा इफ यू डोंट माइंड साइन, तो करना पड़ता है, यू हैव टू साइन, टेक रिस्पांसिबिलिटी। यानी उन्होंने अपनी जाती मौलिजीन की जिद नहीं लगाई, बल्कि सीरियस होगा इतना मामला जो ही उनको मस्ट लगा बी के जाना चाहिए। अनकंफर्टेबल, Uncomfortable, करना, बिल्कुल, ट्रीटमेंट vision। करनी है। हाँ, उसको खान को ये डर वर नहीं है कि मेरे साथ कोई गड़बड़ कर देंगे, अच्छा, एंड वो सोचता भी नहीं है ऐसी चीज़, इज बियॉन्ड इट, देखा जाएगा। तो चलो करना है तो करो। ओके, तो ही मस्ट हैव सेड नहीं, टेक मी टू द हॉस्पिटल। ही मे हैव सेड कि जी मेरे डॉक्टर्स को मेरी पहले से मुलाकात कराएं, ही कुड हैव सेड ऑल दोस थिंग्स, आई डोंट नो, बट एट द एंड ऑफ इट they took permission from him कि आपने जाना तो ले जाते हैं। then he signed and they took him there, and क्या आधा घंटा था या आधा घंटा तो नहीं होता, आना जाना, वहाँ पूरी तैयारी करनी, और रात के अंधेरे में इन्होंने किया है आफ्टर 12 o'clock। तो डॉक्टर्स को बुलाना, स्टैंड बाय करना, पूरा पैराफर्नेलिया होता है, नर्सेज होती है, ये होती है, you know the whole thing। हालांकि it's an injection basically that they've given him, but injection तो it takes seconds। ठीक, तो सेठी साहब अब सारे जब कंसर्न्ड हैं और यहाँ तक बात आ गई है कि उनके ज़ाती मुआलिजीन को एक्सेस दे दी जाएगी, तो उसके बाद उस रिपोर्ट को पब्लिक भी किया जाएगा कि सर्जिकल प्रोसीजर हुआ, इंजेक्शंस दिए गए, क्या हुआ? नवाज शरीफ साहब की तो रिपोर्ट्स एक बोर्ड के पास देखिए, ही अब थी अगर ना? उनके अपने डॉक्टर्स को इजाज़त दे दी जाएगी तो ये सारी बातें फिर बाहर आ जाएंगी। उनको ये इजाजत दी जाएगी कि वो मीडिया के सामने आके बात करें, डिस्कशन करें, क्योंकि शफी जान साहब तो कह रहे हैं कि नहीं करेंगे। मीडिया के सामने वो सियासी बात तो नहीं करेंगे, जो नौयत है मसले की उसकी बात तो करेंगे वो ज़रूर। हाँ, वो तो उसको नहीं रोक सकते वो। दिल से कि जी ये प्रॉब्लम था जी, ये ट्रीटमेंट हुई है पिम्स में, ये चीज़ अच्छी हो गई है, ये चीज़ नहीं हुई, ये आगे अब करना है। तो ये इस किस्म की बात ही डॉक्टर्स करते हैं और क्या करते हैं। अच्छा, तो किसी फैमिली मेंबर को एक्सेस नहीं दी जाएगी, सिर्फ उनके मुआलिजीन को? ये फैसला हुआ है कि सिर्फ डॉक्टर्स जाएंगे? आई डोंट नो, आई थिंक अभी तक तो यही है कि डॉक्टर्स जाएंगे, उसके बाद इट कैन बी, बट मेरा ख्याल है 8 फरवरी से पहले तवक्को मत करें कि कोई ज़्यादा खुली छुट्टी मिलेगी पीटीआई को।
और ऐसे में कोई ट्वीट भी नहीं आएगा पीटीआई ऑफिशियल की तरफ से या उनकी हमशीरा की तरफ से, अगर ये मेडिकल बोर्ड मिलता है, ये 3 डॉक्टर्स का पैनल मिलता है जाके, तो कोई ट्वीट नहीं आएगी कि इमरान खान साहब ने कोई बात, जाहिर है इमरान खान साहब तो नहीं रुकेंगे बात करने से उनसे भी। डॉक्टर से जी, पता नहीं करेंगे भी तो डॉक्टर्स विल नॉट टेक कम एंड गिव एनी पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स। इस वादे के साथ ही उन्हें अंदर जाने दिया जाएगा। हाँ। अच्छा सिर्फ साहब, इमरान खान साहब के इस एपिसोड ने बज़ तो किया है मीडिया के अंदर। 8 फरवरी से पहले ये एक अनहोनी थी जिसकी वजह से वो रेलेवेंट हो गए। नवाज शरीफ साहब के केस में और इस केस में लोग कुछ ऐसी चीज़ें कनेक्ट कर रहे हैं कि जैसे ये उज़र हो सकता है इमरान खान साहब को जेल से निकाल के बनी गाला या कहीं और मुंतकिल करने का, जिसका इशारा भी आप दे रहे हैं, और ऐसे में डील की बातें भी हो रही हैं। हाँ, डील शील की बातें हो रही हैं, बट नहीं है ऐसी कोई बात। वहाँ भी अगर आप चाहें तो वो भी अब डिस्कस कर लेते हैं। ये जो डील है, जी, डील है कोई एक सहाफ़ी है, उन्होंने ये बात कही है कि जी एक ऑफ़र हुई है जी। खान साहब को, ये तय हुआ है कहीं कि डील, और ये फाइनल मौका है, और ये आखिरी मौका है, इसे यस करो या नो करो पे देखा जाएगा। जी। वो क्या है, वो यही है जो कहने को कि जी उनको कहा जा रहा है कि 1 साल पहले इलेक्शन ले लें, उससे पहले पार्लियामेंट के अंदर आके आप पूरा काम करें, कमेटीज़ में बैठें, इलेक्शन कमीशन हमने चेंज करने हैं, उसके ऊपर डिस्कशन होगी जी। और कंसल्टेशन, वो पूरी जो चीज़ है कि आप छोड़ दें स्ट्रीट एजिटेशन, अब आए पार्लियामेंट में आए और वहाँ अपना काम करें हस्बे मामूल, और 1 साल पहले इलेक्शन ले लें। और क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर्स अब सब चेंज करेंगे हम, तो आपकी मशावरत के साथ नए लोग लगेंगे, तो व्हाट्सएप तो ये। और एज़ फार एज इमरान खान इज़ कंसर्न, उसके जो लीगल केसेस हैं वहाँ थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन आपको दे देंगे, देखा जाएगा एज वी गो फॉरवर्ड कि कैसे कोऑपरेशन हो रही है। इस किस्म की कोई बात अकॉर्डिंग टू द जर्नलिस्ट ये हुई है। अच्छा, इसमें दिलचस्प बात यह है कि दूसरी तरफ से बिल्कुल डिनाइल आ रही है कि बात ही कोई नहीं हुई जी, और कोई ऐसा ऑफर ही नहीं है। बल्कि ये भी खबर आई कि जो इनडायरेक्ट राब्ते थे अब तो वो भी नहीं रहे पीटीआई के साथ एस्टेब्लिशमेंट के। तो अब यहाँ भी 2 थियरीज शुरू हो गई हैं, और उससे मेरे तबसरे से आपको पता चल ही जाएगा कि मैं क्या सोचता हूँ। डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट अप्रोच। अच्छा, वो ये कि ये तो डेफिनेटली जिस सहाफ़ी को ये बात कही गई है उसको कोई ऐसे शख्स ने ये बात कही है जिस पे वो इत्मीनान रखते हैं, उनकी चिड़ा है या चिड़िया है, ठीक है, इसलिए उन्होंने बात भी मान ली उनकी। अच्छा ये है, इसीलिए दिलेरी के साथ उन्होंने पेश कर दी कि जी मेरी खबर देने जा रहा हूँ, खबर है बहुत बड़ी और बड़ी हाईएस्ट लेवल से आ रही है वगैरह वगैरह। तो यही कहा गया होगा उनको कि भाई, दूसरी तरफ से ये है कि सवाल ही पैदा नहीं होता, कोई राब्ते नहीं है, कोई है ही नहीं, ऐसी बात ही नहीं है। अच्छा, अब बात यह है कि इससे 2 थियरीज हैं। एक थियरी तो ये है कि शायद कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि बातचीत हो और इस किस्म की बात बढ़ाना चाहते हैं वाया द मीडिया विद इन द गवर्नमेंट और विद इन द हाइब्रिड गवर्नमेंट, और कुछ लोग हैं जो इसको नहीं चाहते। तो जो चाहते हैं कि ऐसी बात आगे बढ़े, कोई रास्ता निकले, उन्होंने ये बात फ्लोट की है, और जो दूसरी साइड है वो इसको डिनाई कर रही है कि ऐसी बात ही नहीं है। अच्छा, ठीक है ना, एक तो हार्ड लाइन है ना, कोई बात नहीं, कोई राब्ते नहीं, कोई कुछ नहीं। फिर ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कोई रास्ता निकालें, तो ये होता है हमेशा। और तो इस किस्म की कोई आपस के अंदर की कशमकश है जिसके बेसिस के ऊपर ये खबर चली है और फिर डिनाइल हुई उसकी। अच्छा, मैं समझता हूँ कि एक दूसरा ऑप्शन भी है। क्या? वो ये है कि 8 फरवरी से पहले जितनी कन्फ्यूजन क्रिएट हो सके वो होनी चाहिए। कोई डील की खबर दे के, कोई डील की खबर दे के कि जी अच्छे दिन आने वाले हैं। हाँ। कुछ एक जो पार्टी है जो कहती है कि मुज़ाकरात होने चाहिए, उनका हाथ मजबूत किया जाए, उम्मीद दिलाई जाए, ठीक है, और कन्फ्यूजन क्रिएट की जाए विद द अदर जो कहते हैं कि स्ट्रीट एजिटेशन। इसीलिए तो उसकी वजह से इसको भी एक कर दिया ताकि डाइवर्जन हो जाए थोड़ी सी। जैसे ये मेडिकल की चीज़ ने डाइवर्जन कर दी ना 8 तारीख, और ये एक और चीज़ आ गई साथ साथ, ये भी एक डाइवर्जन है। अब देखें ना, हम डिस्कस कर रहे हैं, वी आर नॉट डिस्कसिंग 8th, वी आर डिस्कसिंग दीज 2 इश्यूज। तो सारे यही 2 चीज़ें लेके बैठे हुए हैं। तो इसका ये मतलब है कि इट कुड बी कि ये सोची समझी गेम है कि जी चलाओ, ये खबर चला दो। अच्छा। और तो आई थिंक मेरा ये ख्याल है कि ये चलाई गई खबर है कि इधर ये कह दिया उधर कह दिया, और कोई ऑफर नहीं है टेबल पे नहीं। और राब्ते वाकई खत्म है जो कहा गया, ब्रेक डाउन। मगर राब्ते क्या, अब राब्ते हैं ना, अचकज़ई साहब के साथ तो राब्ते हैं, उनको तो कहा जा रहा है जी कि पाजी आ जाओ ना तंग करो ना, आओ बैठो,
करो ना, ये वो आगे देखा जाएगा। आप मांग सकते हैं इलेक्शन 1 साल पहले, आप ये कर सकते हैं, वो देखी जाएगी, मगर आए तो सही। तो ये राब्ते ही होते हैं ना। अब स्पीकर कह रहा है या कोई और आके वहाँ पार्लियामेंट के अंदर साइड पे ले जा रहा है और कह रहा है कि मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे कहा गया कि आपसे ये बात करें। वो कहेगा तेरी हैसियत की है, मतलब समझ जाएं आप डायरेक्ट तो नहीं हो सकते, मुझे कहा गया। ये चीज़ें चलती हैं, पैगाम आते हैं, कोई आज लेके आता है, कोई लेके जाता है, कोई पता नहीं होता इसकी हैसियत क्या है, या खुद ही आ रहा है या खुद अब बना रहा है अपना केस, इसको कहा गया तुम बात करो। फिर कभी हाई लेवल बंदा भेजा जाता है, कभी लो लेवल भेजा जाता है। हाई लेवल भेजा जाए तो डिनाइल नहीं हो सकती, लो लेवल भेजा जाए तो डिनाइल हो जाती है। तो ये दिस ऑल जो गेम चलती है ना, उसके अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि राब्ते तो हैं। आप स्पीकर साहब के भी राब्ते हैं विद अचकज़ई एंड कंपनी, है ना। और सलमान राजा साहब के बारे में कहा जाता है उनके इन एंड आउट दोनों जगह पे राब्ते हैं, कांस्टेंट राब्ते हैं। वो और बात है कि कोई सोल्यूशन नहीं निकलती, मगर देखिए ना, बड़े लोग गिरफ्तार भी हो जाते हैं, नहीं होते। राजा साहब आते हैं जाते हैं, बड़ी कड़ाके की बातें करते हैं जी। तो मेरा ख्याल है कि वो है, उनका भी ताल्लुकात हैं हर जगह पे। तो इसलिए आई थिंक तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। बट आई थिंक बॉटम लाइन ये है, बॉटम लाइन ये है कि 8 फरवरी को नाकाम बनाना है। अच्छा, पहली बात। दूसरी बात ये है, कोई बात सीरियस नहीं करनी, डाइवर्जन चलानी है, और कोई रिलैक्सेशन नहीं देनी खान को। दैट इज द बॉटम लाइन। वो मजबूरी जब होगी तो फिर देखा जाएगा, अभी तो कोई मजबूरी नहीं है। ठीक। अच्छा सेठ साहब, जैसे आपने बात की डाइवर्जन की, ऐसे लगता है जैसे अलीमा खानम साहिबा को भी यही खबर है कि ये डाइवर्जन है और वो पहुंच चुकी हैं, इसको भांप चुकी हैं। उन्होंने कहा फोकस 8 फरवरी तक रखें। महमूद अचकज़ई साहब भी कह रहे हैं कि कॉल ऑफ नहीं करेंगे हम 8 फरवरी की कॉल को। असद कैसर साहब ये कह रहे हैं मुज़ाकरात के हवाले से कि जब तक मुलाकात नहीं होती मुज़ाकरात भी नहीं होंगे। अब जो धमकियां पीटीआई की तरफ से आ रही हैं वो मुलाकात पे जोर देने के लिए आ रही हैं, और इसी सिलसिले में शेख वकास अकरम ने जो कहा है वो हम चलाते हैं। उनका क्या स्टेटमेंट है जी? इन केस अगर आप नहीं मिलाते और हमें खान साहब की खैर खबर सेहत के हवाले से नहीं पता चलता, तो केपी जो है वो खान साहब की उन डायरेक्शंस के ऊपर फौरी अमल करेगा। शायद खटक साहब ने बताया कि डायरेक्शन इज टू ब्लॉक केपी और कट केपी ऑफ फ्रॉम दी अदर प्रोविंसेस। ये आप देखें कैसी खतरनाक बातें हैं, चैलेंज करने वाली बातें हैं। और नौरीन नियाजी साहिबा का भी एक स्टेटमेंट चल रहा है कि उन्होंने भी इस तरह की इंस्ट्रक्शंस दी कि उस दिन ऐसा प्रोटेस्ट होना चाहिए जो नजर आए। सो आपको लगता है इट्स गोना बी अ बिग डील ऑन 8 फरवरी? मेरा ख्याल है कोई बिग डील नहीं होनी। दे विल छोटे छोटे जगह पे इकट्ठे होकर। और केपी बंद करना? केपी बंद नहीं कर सकते। केपी बंद से मुराद ये है कि आप दुकानें तो बंद कर दें, आप सड़कें नहीं बंद कर सकते। उन्होंने कहा बाकी सूबों से कट कर देना है केपी को। तो फिर वही होगा जो पहले हुआ था। फेडरल गवर्नमेंट विल नॉट अलाउ अ प्रोविंस टू कट इटसेल्फ ऑफ। अच्छा, आपको पता है ये बिल्कुल पीछे हटने वाली इस्टेब्लिशमेंट नहीं है। फैसला हो चुके हैं, हार्ड लाइन। अगर ये इस किस्म की कोशिश करेंगे, कैसे कट करेंगे बताएं? वो बंद कर देंगे कैसे? सारे रास्ते, जाहिर है। तो वो खोल देंगे जाके रास्ते, अटक पुल एंड अदर। वहाँ जाके कैसे बंद करेंगे? अच्छा, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ करेंगे बंद, तो फेडरल ट्रूप्स आ जाएंगे, खुल जाएगा। क्या व्हाट्स द बिग डील? फेडरल गवर्नमेंट कर सकती है ना, इट कैन। तो दिस वुड बी सबवर्जन। ये तो नहीं एक्सेप्ट होगा। ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। दे विल टेक वॉट एवर मेजर्स दे हैव टू टेक। इसलिए ये उधर जाएंगे ही नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, ये धमकियाँ हैं। इनको भी पता कि अगर ये उस रास्ते पे गए तो पहले जो तशद्दुद हुआ था, क्रैकडाउन हुआ था, वो उससे भी ज़्यादा होगा इस दफ़ा। अच्छा, इस वक्त तक अभी तक कोई ऐसी हिलजुल नजर नहीं आ रही। हालांकि ज़्यादा दूरी नहीं है, 30 तारीख को हम पहुंच चुके, तकरीबन 1 हफ्ता बाकी है। नहीं, अभी पीटीआई धमकियाँ दे रही है ना, बट साथ साथ आप देखें ना, एक और भी तो पैगाम जा रहा है ना कि हर जगह पे छोटे छोटे जलसे करें आप। यही है ना, जमा हो, प्रोटेस्ट करें, जमा हो। दैट्स ओके, दैट्स गुड इनफ। अच्छा, अगर इससे कुछ ज़्यादा करने की कोशिश की हुई है, जो बात है कि हम प्रोविंस को कट कर देंगे, जो प्रोविंस को कट करने जाएगा वो खुद कट हो जाएगा। दैट्स माय अंडरस्टैंडिंग। सुहेल आफरीदी साहब के इल्म में होगा ये सब, या उनको भी एंगेज किया जा रहा होगा? उनको बता दिया गया होगा। कमाल कर रहे हैं आप। अच्छा, करके तो देखो। हाँ। अच्छा सिट साहब, इस तरह के जो माहौल है इसमें आपको लगता है कि हुकूमत भी मुस्तरब होगी कि इस 1 हफ्ते के दौरान वो जितना पीटीआई के इंटेंशंस को डिफ्यूज कर सकती है, उनको इंगेज कर सकती है, राब्ते किए जाए, बातचीत की जाए? कर रहे हैं, बिल्कुल करेंगे, बिकॉज दे डोंट वांट अ कॉन्फ्लिक्ट ऑन द 8th। गवर्नमेंट भी चाहेगी आपने करना है जो कर लें, बट किसी स्टेज पे भी डोंट ट्राई टू फोर्स द सिचुएशन। अच्छा, हाँ, तो वो आप एहतजाज करना चाहते हैं आप कर लें, आप छोटे छोटे जलसे जुलूस करना चाहते हैं हर जगह पे कर लें,
मगर ये कि आप कट ऑफ करेंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। दे विल नॉट अलाउ दैट। ओके अच्छा सिर साहब, ब्रेक पर जाने से पहले अगर छोटी सी बात, नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट्स का मामला बना था तो उसके बाद वो बैरून मुल्क रवाना हो गए थे। अब की बार इस आंख के मामले से इमरान खान साहब की कहीं और मुंतकिली तो आपको दिखाई नहीं दे रही? नहीं, देखिए उस वक्त तो बाजवा साहब चाहते थे कि नवाज शरीफ साहब बाहर चले जाए। इमरान खान ने इल्ज़ाम लगाया ना ये बाजवा के ऊपर जी कि ये इन्होंने सारा ड्रामा किया था और इन्होंने फैसला कर लिया था कि नवाज को बाहर भेजना है। और ख़ान का यही कहना था कि मैं तो बिल्कुल नहीं चाहता था ये कि इन्होंने ये सारा ड्रामा किया। और सो मगर अब वो से द बूट इज़ ऑन द अदर फुट। अब तो बिल्कुल उसके बरक्स है ना, ठीक अब तो इसको इधर ही ढक के रखना चाहते हैं। ठीक है ठीक है ना। ठीक है, तो ये है सूरत हाल जहाँ मामला अलग अलग हो जाता है। लेकिन बहरहाल जो कयासा रहियाँ या कुछ सूंघने की कोशिश करते हैं सिचुएशन से, वो तो बहुत कुछ सूंघ रहे हैं, भांप रहे हैं। महमूद अचकज़ई साहब का वापस आना और इसके अलावा PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का थोड़ा सा मोल्ड हो जाना, मुख्तलिफ डिमांड्स के ऊपर बैरिस्टर गौहर की मुख्तलिफ आरा और दीगर लीडर्स की मुख्तलिफ आरा। बहरहाल 8 फरवरी के हवाले से सेठी साहब का एनालिसिस ये कहता है कि जैसे 5 अगस्त को एहतजाज पीक पर नहीं गया था, अब की बार भी 8 फरवरी आएगा और गुजर जाएगा। फिर उसके बाद देखेंगे मुलाकात हो पाती है नहीं। ब्रेक के बाद आते हैं वापस। शो में साथ देने का शुक्रिया। और अब बात मरियम नवाज साहिबा की, जिनकी गूंज सबने सुनी और वो जो सरजनिश जिस अंदाज में उन्होंने ब्यूरोक्रेसी की शायद ये पहली मिसाल थी। उनका लहजा क्या था और क्या मामला हुआ? भाटी गेट में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। हमने इससे पहले ऐसे इंसिडेंट्स कराची में रिपोर्ट होते देखे और वहाँ पर फिर मेयर साहब अच्छी खासी तनकीद की जद में आते थे। तो मरियम नवाज साहिबा ने पंजाब को मिसाल बनाया, चाहे वो आग लगने का वाक़या हो, आतिशज़दगी का, या फिर ये गटर के ढक्कन का मामला। उन्होंने कहा मैं खुद मॉनिटर करती हूँ, उसके बावजूद ये इंसिडेंट हुआ। अच्छा, इंसिडेंट के बाद ये हुआ कि उसको दबाने की कोशिश की गई। उसके बाद जो मरियम नवाज साहिबा ने कहा, क्या लहजा था उनका, क्या अंदाज, जरा एक झलक देखते हैं उसकी। जी, इतना प्राइम एरिया जहाँ पे इतनी ज़्यादा आमदोरफ्त है, वो जगह वहाँ कंस्ट्रक्शन साइट है और वहाँ पे कितनी बड़ी क्रिमिनल नेग्लिजेंस हुई कि वहाँ काम भी नहीं हो रहा और काम बंद करके जो वर्कर्स हैं या कॉन्ट्रैक्टर्स हैं या जो भी है वो जा चुके हैं। और उसके बाद किसी को परवाह नहीं कि वहाँ पर कोई डिच खुला रह गया है, कोई मैन होल खुला रह गया है, कुछ खुला रह गया, किसी को परवाह नहीं है वहाँ पर। और एसी साहब ये फरमा रहे हैं कि वो कभी वहाँ पर गए ही नहीं, उन्होंने देखा ही नहीं वहाँ पे क्या हो रहा है। तो असिस्टेंट कमिश्नर साहब, आप फिर किस चीज़ के असिस्टेंट कमिश्नर है, ज़रा मुझे इस बात का जवाब दें। दुनिया भर में जहाँ पर कंस्ट्रक्शन साइट्स होती हैं वहाँ पे उनके सेफ्टी मेजर्स पूरे लिए जाते हैं और आपका काम है वहाँ जहाँ के विजिट करके देखना कि वहाँ पर सेफ्टी मेजर्स पूरे लिए गए हैं या नहीं लिए गए। वो कोई गैर आबाद इलाका नहीं है, वो लाहौर का सबसे ज़्यादा गुंजान आबाद इलाका है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा फुटफॉल है लोगों की, जहाँ पे दुनिया से लोग वो ज़ियारत के लिए आते हैं उस जगह पे। आपको पता ही नहीं। सिर्फ सब इस अंदाज पे तहसीन भी की जा रही है, तनकीद भी की जा रही है। इससे पहले कभी ऐसी मिसाल देखने में आई? आप भी तो CM रहे हैं। ये अंदाज ब्यूरोक्रेसी को इस तरह मुखातिब करने का हौसला अफजाई करेगा या हौसला शिकनी, या काम बेहतर होगा? देखिए, शहबाज शरीफ साहब तो झिड़कें दे देते थे, वो तो मुअत्तलियाँ करते थे, जिधर जाते थे मुअत्तल कर देते थे। मुअत्तल करते थे, मगर इस किस्म की पब्लिक झिड़की नहीं देते थे। ये मेरा ख्याल है सोच समझ के मरियम ने किया। क्यों? आई थिंक शी वांट्स टू सेंड अ मैसेज टू द ब्यूरोक्रेसी। बिकॉज देखिए ना, सारी तो ब्यूरोक्रेसी से काम ले रही हैं, वो पॉलिटिशियन से तो काम ही नहीं ले रही। वो पूरा एक मॉडल है ना डेवलपमेंट का। ये शहबाज शरीफ साहब का डेवलपमेंट मॉडल है जो मरियम ने इसको बहुत आगे ले गई है कि जो भी काम करवाना है वो लोकल बॉडीज़ के ज़रिए नहीं करवाना, वो सिविल सर्वेंट्स से ज़रिए करवाना है, ब्यूरोक्रेसी के ज़रिए करवाना है। आमतौर पे तो पॉलिटिशियंस टेक चार्ज ऑफ ऑल दीज थिंग्स ना, लोकल गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स होते हैं, इलेक्टेड ऑफिशियल्स होते हैं। यहाँ तो कोई नहीं है ऐसा। यहाँ तो ऑल दी एडमिनिस्ट्रेशन जो है, उसके जो भी काम है, लोकल गवर्नमेंट हो, प्रोविंशियल हो, कुछ भी हो, इज़ इन द हैंड्स ऑफ ब्यूरोक्रेट्स। तो वो, और ये मॉडल बड़ा कामयाब है इन टर्म्स ऑफ डिलीवरी, ठीक, क्योंकि ऑब्वियसली सिविल सर्विसेज ट्रेन टू डू दिस। मगर और मरियम ने बिल्कुल पूरा अपना भरोसा जो है, अपना सारा रिलायंस जो है ऑन द ब्यूरोक्रेसी है। अच्छा, अब बात यह है कि इस किस्म की चीज़ जब होती है, अच्छा, तो फिर जाहिर है देन वो एक्स ने तो फॉल करना ही करना है। बिकॉज आपने तो चुन चुन के लोग लगाए हुए हैं और आप कहती हैं कि सब बंदा हर एक को मेरिट पे लगाया है, कोई सिफारिश नहीं है, MNA की, MPA की, ट्रांसफर्स पोस्टिंग्स मेरिट पे हो रही हैं, एफिशिएंसी के ऊपर चेक रखा गया एंड सो ऑन। तो ये उन्होंने मेरा ख्याल है पैगाम दिखाया है, दिया है सारी ब्यूरोक्रेसी को कि सिंस यू आर नाउ द चोजन, आपके ऊपर सब जिम्मेदारियां हैं
और आप अगर इस किस्म की चीज़ करेंगे नेग्लिजेंस, तो फिर यू विल हैव टू पे द प्राइस फॉर इट। और मैंने जिम्मेदारी, क्योंकि मैंने आपको चुना है, और अगर आप डिलीवरी नहीं देंगे देन आई विल एक्ट ऑन यू। तो मेरा ख्याल है ये अच्छा। अब बात यह है कि ये चलता तो है ये सिलसिला ऐसे ही, बिकॉज द थ्रेट ऑफ ट्रांसफर्स, पोस्टिंग्स, OSD बनाना, और फिर ये पब्लिक में इस तरीके से बात करना, ब्यूरोक्रेट्स को तो ये बात पसंद नहीं आती। दे विल नॉट लाइक इट वन बिट। मगर कर क्या सकते हैं? What क्या can कर they do? सकते हैं? रिजाइन कर सकते हैं? इस मुल्क में किसी ने रिज़ाइन किया है बिकॉज उन्होंने इस किस्म की चीज़ के ऊपर अच्छा, ये सवाल ही पैदा नहीं होता सर। रिज़ाइन कोई एक आज़मा बुखारी सिर्फ करना चाह रही थी, रुक गई। अच्छा, अब आप लाना चाह रही हैं वहाँ आज़मा की तरफ, बिकॉज उन शी इज़ इन चार्ज ऑफ इंफॉर्मेशन, और उनकी तरफ से इंफॉर्मेशन जो शुरू में आई वो यही थी कि ये फेक स्टोरी है। हाँ, ऐसे हुआ ही कुछ नहीं। डेप्यूटी स्पीकर पंजाब असेंबली के उन्होंने भी यही कहा कि ज़रा चेक कर लें, फेक है। अच्छा, अब बात यह है कि अब जो मरियम की बात से जो पता चला है, चीफ मिनिस्टर साहब ये कहती हैं कि पहली जो इन्फॉर्मेशन आई फ्रॉम द पुलिस एंड लोकल, वो यही थी कि इसको छुपाया जाए, कि ये हुआ ही नहीं। ये हुआ ही नहीं ऐसे, और ताकि उनके ऊपर जाहिर है, क्योंकि मरियम साहिबा एक अरसे से ये इंस्ट्रक्शन दे रही थी कि ऐसा वाक़या होना नहीं चाहिए कहीं। तो अब तो उस वक़्त मेरा ख्याल है सब ने ये कहानी उठा ली, ठीक है जी नहीं हुआ, ये ऐसी बात है, पुलिस कह रही है, ये कह रहे हैं, और सबने यही बात लग दी। और ब्यूरोक्रेसी ने मिस हैंडल किया, छुपाने की कोशिश की। मेरा ख्याल है ब्यूरोक्रेसी नहीं, पुलिस तो शुरू तो पुलिस से होता है ना। ओके। और वही इसीलिए उन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर साहब का नाम लिया। पुलिस ये इस किस्म की चीज़ विदाउट द असिस्टेंट कमिश्नर इन द लूप होता नहीं है। असिस्टेंट कमिश्नर तो कॉन्स्टेंटली मॉनिटर ये कर रहा होता है, और पुलिस इस किस्म की चीज़ें नहीं करती विदाउट दी असिस्टेंट कमिश्नर। डीसी तो अगली बात है ना, वो तो असिस्टेंट कमिश्नर डीसी को इन्वॉल्व करे तो फिर है, अदरवाइज डायरेक्टली तो डीसी इन्वॉल्व नहीं होता। इसी तरीके से डायरेक्टली कमिश्नर नहीं इन्वॉल्व होता, एक लाइट चेन ऑफ कमांड है। लोकल पुलिस स्टेशन AC, ठीक। तो अब अगर पुलिस वालों ने AC को गलत बयानी की है तो AC को चाहिए था ना चेक करना। तो नेग्लिजेंस अगर हुई है तो इट्स एट द लेवल ऑफ द पुलिस SHO एंड दी AC। तो अब बात यह है कि मरियम ने आइडेंटिफाई कर दिया ना जी, नाम ले लेके किया, नाम ले लेके सबके किया। सामने ये बाकी तो उन्होंने ऊपर के नाम भी ले लिए। जी। आई थिंक वो जो ऊपर वाले लोग हैं दे वुड, उनको बात तो पसंद नहीं आई होगी, बिकॉज इन थियरी उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है, ये बनती उसी 2 लेवल की है, नीचे वाले 2 लेवल। अच्छा, AC साहब की और पुलिस की, इनकी पुलिस टू बिगिन विद, जी, एंड बिकॉज सबसे पहले उनको बुलाया गया तफ्तीश करने के लिए। अब पता चला उसके शोहर को उठा के ले गए, लितर शितर ला के उन्होंने कहने कि तू ऐ मान जाते ऐसे हुआ ही नहीं, ऐसे नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, तफ्तीश की नहीं। बड़ी केयरलेसनेस, नेग्लिजेंस। और अगर या तो हो सकता है कि AC को बताया ही ना हो। जी, वो ये कह रहे हैं कि AC साहब वहाँ उस इलाके में गई नहीं, मरियम नवाज मरियम साहिबा गए नहीं, मगर क्या अगर उनको बताया था कि ये हुआ तो वो जाते, ये बताया ही नहीं पुलिस ने। उन्होंने ये शो किया कि उन्हें नहीं पता। अच्छा, तो बहरहाल इस किस्म की चीज़ें हुई हैं, बट डायरेक्टली तो पुलिस इज़ रिस्पॉन्सिबल। उस लेवल के जो पुलिस अफसर हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल, एंड आई थिंक इसमें शायद SP लेवल तक भी बात गई है। SHO मुअत्तल कर दिए गए हैं, SP लेवल तक। चीफ सेक्रेटरी साहब भी हालांकि इस ब्रीफिंग में मौजूद थे। नहीं, ब्रीफिंग में तो थे, जाहिर है वो तो सीनियर अफसरों को यही कह रही हैं कि टाइट करके रखें अपने जूनियर्स को, बिकॉज अदरवाइज आई विल होल्ड यू responsible as well. That was the message. But I must say, I am very impressed. इसलिए because अगर ऐसी बात नहीं होगी तो फिर ये फिर से होंगे। Okay. ये होते हैं ना, ये मैन होल्स का तो इशू कब से चाहिए, जैसे बसंत के अंदर गले कटते हैं और कुछ लोग गिर जाते हैं छतों से, वो बड़ा मुश्किल है उसको रोकना। अच्छा। मगर उम्मीद है कि इस दफ़ा नहीं होगा, मैक्सिमम रोक लिया जाएगा। मगर इसी तरीके के साथ ये मैन होल और ये एक्सीडेंट्स जो होते हैं इस किस्म के, सारा शहर भरा हुआ है ऐसे। अब आज मैंने जो सुना है कि जी शी इज़ गिवन इंस्ट्रक्शंस कि जी सारे मैन होल्स जो हैं सारे शहर के अंदर वो आइडेंटिफाई किए जाएँ, उनको कवर किया जाए। तो ये पहले क्यों नहीं हुआ ये? इन थियरी ये लोकल गवर्नमेंट का काम है जी, लेकिन वो इस लेवल तक जाके देख रही हैं इस मामले को, तो वो देखना। अच्छा, बाय द वे, अब मरियम जिस तरीके से पंजाब को चला रही हैं ना, पता नहीं मुझे ये कहना चाहिए कि नहीं, she is running Punjab like a woman runs a household. वो सबकी माँ की बात की जाती है ना कि एक या ये माँ की बात, माँ जैसे चलाती है घर को, छोटी छोटी चीजें जो हैं वो सबको देख रही है, गंदगी कहाँ है, ये क्या है, वो क्या है, वो ये क्यों है, सफाई के क्या है, बिजली क्यों नहीं आ रही है, या बाजी बड़ी बहन जो है वो लुक आफ्टर करती है। तो अब आई थिंक मरियम इज प्लेइंग दैट रोल। ये प्रोविंस तो खैर इट्स लाइक अ कंट्री ओवर 100 मिलियन पीपल, तो बट एज यू कैन सी
वो मेरा ख्याल है 18 घंटे काम करती होंगी। और पहले तो जो इशू जो बनता है ना वो ये है कि काम तो हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत से ज़बरदस्त प्रोजेक्ट्स। प्रॉब्लम ये आ रही है कि उनको उस किस्म का रिसेप्शन नहीं मिल रही जो कि सियासतदान एक्सपेक्ट करता है कि उनको तारीफ़ हो, उनकी वोटर जो है वो अपना जहन चेंज करे, माइल हो। हाँ। और वो शायद अगले 2 साल में आपको नज़र आना शुरू हो जाए। अच्छा। बट अभी मैं आपको बताऊं, अभी मैं लोगों को पूछता रहता हूं कि आपका क्या ख्याल है, चीफ मिनिस्टर कैसी है, तो सबसे एक जवाब आता है, काम तो अच्छे कर रही है जी। मगर फिर 2-3 चीज़ों के ऊपर वो तनकीद करते हैं जो ज़ाती इश्यूज़ हैं। वो पॉलिटिकल इश्यूज़ नहीं है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ नहीं है। इनकी जितनी भी स्कीम्स हुई हैं एक्सेप्ट फॉर 1 और 2 मेरा ख्याल है, अच्छा। जिसके ऊपर कोई थोड़ी बहुत तनकीद हुई है, बाकी तो देर ऑल ग्रेट स्कीम्स। ठीक। जो इश्यूज़ जो बनते हैं, दिस इज़ अबाउट हर पर्सनल अपीयरेंस एंड सो ऑन, उसके ऊपर लोग तबसरे करते हैं। तो आज तक ऐसी चीफ मिनिस्टर नहीं देखी उन्होंने। वो तो उनको जो चीफ मिनिस्टर्स जो नज़र आती हैं अक्रॉस साउथ एशिया एंड सो, सादी सी, वो तो सादी सी, सादगी अपनाती हैं, और बल्कि सी, बल्कि सी और बूढ़ी सी, जी जी, एंड सो ऑन। सो आई थिंक दिस इज़ अ रिफ्रेशिंग चेंज। बट तो जिस तरीके से उन्होंने झिड़के दी है ना, आपने कहा खफा होगी ब्यूरोक्रेसी से, सीनियर लोग तो खफा तो ज़रूर होंगे, मगर अच्छी बात है यार। तो रिएक्शन इसका किस तरह आ सकता है, आपने कहा कि वो कैसे रिएक्ट करेंगे? नहीं, मेरा ख्याल है ये लोग बड़े मतलबी होते हैं। अच्छा। ये जी हुजूरी करेंगे, जी हुजूरी करेंगे और काम करके दिखाएंगे, करके दिखाएंगे। हाँ, उनको पता है इस बात का कि अगर कहीं भी छोटी सी भी इशू बन गया ना तो छुट्टी हो जानी है, वो OSD लग जाएंगे और फिर फारग हो जाएंगे और प्रमोशंस रुक जाएंगी एंड सो ऑन। तो आई थिंक ये आज तक नहीं हुआ ऐसे। सियासतदान बहुत डिपेंडेंट होते हैं ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर। क्यों? क्योंकि वो उनसे नाजायज़ काम भी करवाना चाहते हैं। अच्छा, ये आपने एक अलग बात कर दी। अदरवाइज क्यों वो खींच के क्यों नहीं रखते? जिसने कोई थोड़ा सा नाजायज़ काम कराना हो, कोई सिफारिश करवानी हो नाजायज़, कोई बंदे को एम्प्लॉयमेंट दिलवानी हो, कोई फाइल को मूव कराना हो, तो वो फिर ब्यूरोक्रेट के थोड़े आगे पीछे होते हैं ना। तो फिर ब्यूरोक्रेट को भी पता होता है कि फिर मैं भी आगे पीछे हो सकता हूँ। अच्छा। तो दिस गेम गोज ऑन। मरियम ने अपना कोई ज़ाती तौर पर कोई ऐसी चीज़ नहीं इनसे फेवरली कि वो इनको ब्लैकमेल कर सके या गेम खेल सके। तो शी इज़ बीन स्ट्रिक्ट विद एवरीवन। तो आई थिंक मैं तो आई एम वेरी हैप्पी दैट चले कुछ नहीं, कुछ सीनियर लोगों को तो बात पसंद नहीं आई होगी बिकॉज उनकी गलती नहीं है, मगर बात यह है कि मैसेज जाना बड़ा ज़रूरी था। अब सेफ सिटी पंजाब, दाता साहब, और ये चीज़ हो रही है, और आप कंस्ट्रक्शन, और जो पॉइंट दैट शी इज़ मेड कि कंस्ट्रक्शन साइट है जी यार, वहाँ तो सेफ्टी प्रिकॉशंस हैव टू बी टेकन। हाँ, दुनिया की उन्होंने मिसाल दी कि क्या और वो होता है सही वहाँ पे, कहती आप क्या है, कर रही राइट। तो पर इसके साथ अब आगे देखिए ना, फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा। मैंने एक तजवीज़ दी थी अनऑफिशियली, कभी डायरेक्टली तो मैंने नहीं दी। अच्छा। कि यार ये जो स्पीड ब्रेकर्स हैं सारे लाहौर में, गलियों में, हर जगह पे स्पीड ब्रेकर्स हैं, उनमें से 90% तो लोगों ने खुद बनाए हुए हैं। को 5-10% होंगे जो कि ऑफिशियली बने हुए हैं। अच्छा। LDA ने बनाए हैं या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने बनाए हैं, मगर बाकी जो है अपनी गलियों के अंदर लोगों ने खुद ही सीमेंट इकट्ठा किया, बुलाया था कि ऐसे बना दे स्पीड ब्रेकर साढ़े घर दे अगे। अच्छा। अब वो जो है दे आर अनसाइंटिफिक, उसके साथ एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं, रात को नज़र नहीं आते व्हेन यू आर ड्राइविंग डाउन। तो दीदी ऑब्जेक्टिव बड़ा अच्छा है कि स्पीड ब्रेकर्स होने चाहिए गलियों के अंदर, मगर उसका भी तो स्टैंडर्ड्स होते हैं ना, इतना ऊंचा नहीं होना, इतना, और मार्कर्स होने हैं, फॉस्फोरस पेंट होना है ताकि रात को नज़र आए कि देयर इज अ स्पीड ब्रेकर इन फ्रंट ऑफ यू, दैट्स, तो वो भी नहीं है। तो मैंने एक दफ़ा ये सजेस्ट किया था कहीं बैठे बैठे कि यार CM को चाहिए कि सारे लाहौर के स्पीड ब्रेकर्स, जैसे ये मैन होल्स की इशू है, स्पीड ब्रेकर्स जो है उनके ऊपर भी फॉस्फोरस पेंट लगाया जाए। और जैसे कि आप देखते हैं जब हाईवेज में जाते हैं तो वो फॉस्फोरस पेंट लगा होता है, कैट आई, हाँ, वो कैट आइज भी लगी होती है, और वो रिफ्लेक्शन पेंट भी होता है जो रिफ्लेक्ट करता जी। है। तो ये भी स्पीड ब्रेकर्स के ऊपर एक साइज, एक तरीके के स्पीड ब्रेकर्स होने चाहिए, और उसके साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं स्पीड ब्रेकर्स के, अकॉर्डिंग टू दैट ये होना चाहिए। बट नहीं है, बहुत सी गाड़ियाँ, आई मीन दे जस्ट क्रैश बिकॉज वो आ रही होती हैं और उनको स्पीड ब्रेकर नज़र नहीं आता और ऑफ दे गो, और बहुत से इससे एक्सीडेंट्स भी होते हैं। एंड आई थिंक दिस इज समथिंग द चीफ मिनिस्टर नीड्स टू लुक एट आल्सो, स्पीड ब्रेकर्स, दिस इज अ डेंजरस साइन। हाँ, लेकिन शायद वो आपने इन पर्सन नहीं ना दिया ये मशवरा, तो इस तरफ निगाह नहीं गई, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी तरफ। जिस तरह आपने कहा कि वो छोटे से छोटे लेवल पर भी आके काम करे और एक मैसेजिंग कर रही है, तो फिर शी शुड लुक इनटू दिस आल्सो। मैसेजिंग आगे सुबह का इशू भी आना है सेठ साहब, ये उस लेवल की भी मैसेजिंग है या ये बसंत के मौके पर ही 6, 7, 8 तक महदूद रहे? नहीं, ये
पॉलिसी इश्यूज हैं। वो एक एक चीज़ की तरफ तवज्जो दे रही हैं और एक एक चीज़ को जैसा ऐसा हाउस कीपिंग होती है, तो हाउस कीपिंग का तो मतलब ही है ना, एवरी लिटिल थिंग, इधर डस्ट है, इधर ये, शी इज़ डूइंग दैट। वो एंड सिर्फ लाहौर नहीं, शी इज़ फोकसिंग। अब देखिए ना, इलेक्ट्रिक बसेस ये हो रही हैं, अब पेट्रोल स्टेशन के ऊपर चार्जर्स लगेंगे जी। ये सारा कुछ जो है इट्स पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। उन्होंने फ्रूट्स की रेडियां बनवा दी हैं बाकायदा, और तजावुजात के खिलाफ जो बड़े पैमाने पर लाहौर में ऑपरेशन हुआ है, इससे पहले ऐसा देखा नहीं गया। सो आई थिंक दीज आर ऑल वेरी गुड डेवलपमेंट्स। और ये सिंध के अंदर भी सोचना चाहिए उनको। अच्छा, आपको ये सिंध की बात हुई, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर साथ साथ ही देता चलो। जो मेरी चिड़ी है वो ये बता रही है कि फेडरल गवर्नमेंट ने और सिंध गवर्नमेंट ने बैठ के कुछ फैसले किए हैं कि अब कराची के लिए कुछ करना है। अच्छा। तो ये कराची वालों के लिए खबर है कि सिंध गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट ने मिलके फैसला किया है कि 300-400 अरब रुपया अच्छा अब कराची के लिए प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, कि सफाई करनी है, पानी की सहूलत करनी है, बिजली ठीक करनी है, ये सारी चीज़ें वहाँ की सिविक फैसिलिटीज़ जो है इनको ठीक करना है। अच्छा। और आपका क्या ख्याल है कि किसको कहा गया कि आप तवज्जो दें इसकी तरफ? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को नहीं, शाहजहां साहब। अच्छा, मोहसिन नकवी साहब को। जी जी जी। असल में धमकियों का जो एक आया ना प्रेशर के विफाक के अंडर कर देंगे, और फिर मुस्तफ़ा कमाल साहब जब बोले तो उसके बाद ये डेवलपमेंट तो होनी थी। अच्छा, तो अब मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि मोहसिन नकवी साहब अब कुछ अरसा कराची में आना जाना रखेंगे। अच्छा। और अब कराची की तरफ तवज्जो देंगे। ठीक है। हाँ, तो आप सोचिए अब कराची वालों का क्या होगा कालिया। कराची वाले जो है इंतजार फरमाए, शाहजहां आ रहे हैं, काजी नहीं शाहजहां आ रहे हैं। लेकिन सेठ साहब वो तो बेटे हैं ना, मुंह बोले बेटे हैं आसिफ अली जरदारी साहब के, तो ऐसा तो कोई वो बेटे बड़े बड़े लोगों के बेटे हैं। अच्छा चले, ऑफिशियली तो यानी कि स्क्रीन पे तो जरदारी साहब ने ही कहा था उन्हें अपना बेटा। अब सेठी साहब के इस खबर के अंदर बहुत से पैगाम हैं पिन्हा, और क्या क्या हो सकता है आने वाले दिनों में। बहरहाल जो गुल प्लाजा इंसिडेंट हुआ वो बहुत ज़्यादा बड़ा सानहा था, जिसके बाद इस तरफ तवज्जो देने की तौफीक हुई। इसी में खैर का ये पहलू है पोशीदा। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। और अब बड़े मंजरनामे के ऊपर जो खबर चाहिए है वो है तेल की कीमतों में इजाफा। वो इसलिए कि अमेरिका ने जो अपना बहरी बेड़ा है वो ईरान के और करीब कर दिया, और धमकियों में भी शिद्दत आ चुकी है। तो हर कोई मुमकिन सिनेरियो को सोच रहा है। लेकिन सेठी साहब, पिछले हफ्ते भी हम यही डिस्कस कर रहे थे कि 36 आवर्स में अटैक हो जाएगा। दूसरी तरफ ईरान की तरफ से भी रद्द-ए-अमल आने का सिलसिला जारी है, तो कहाँ बात अड़ी हुई है? देखिए, मैंने कहा था कि मेरा ये ख्याल है कि डेफिनेटली अमेरिका अटैक करेगा। दैट वाज, मैंने ये बात कही थी जी। अब बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हुई हैं उसके बाद, जब अमेरिका ने अपना इतना बड़ा आर्माडा जिसे कहते हैं ना जी, इससे ज़्यादा बड़ा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कभी जंगी जहाज़ इकट्ठे नहीं हुए, लश्कर बेड़ा। तो ईरान की तरफ से जो रिस्पॉन्स आया उसने सबको हिला दिया। ईरान ने बड़ा खुल के ये कहा है कि हम क्या करेंगे अगर ऐसा हुआ तो, हमारे ऊपर कहीं से भी अटैक आई तो हम ऐसा रिस्पॉन्स करेंगे कि फिर आप याद रखेंगे। जिस पे उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा कि इसराइल को भी टारगेट करेंगे, गल्फ स्टेट्स को भी टारगेट करेंगे, अमेरिकन बेसिस को भी टारगेट करेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जहाँ से 25% दुनिया की तेल जाता आता है उसको बंद कर दें, चोक पॉइंट कर 25% रह गया तो आप सोचिएगा तेल की कीमतों को क्या हो जाएगा, क्या बनेगा, और हमारे जैसे मुल्क उड़ जाएंगे बिल्कुल। तो अमेरिका को तो प्रॉब्लम नहीं बनेगी, हमें प्रॉब्लम बनेगी। सो खैर एनीवे, तो इस किस्म की धमकी के बाद असेसमेंट हुई वहाँ पेंटागन में, और मेरी इन्फॉर्मेशन ये है कि पेंटागन ने जो रिपोर्ट दी है डोनाल्ड ट्रंप को, वो ये दी है कि 2-3 मसले हैं। एक तो ये है कि हमारा भी नुकसान होगा इसमें, जब ईरान काउंटर अटैक करेगा तो हमारे भी सोल्जर्स मारे जाएंगे जो हमारे बेसिस में, उनको इतनी प्रोटेक्शन नहीं मिल सकती। दूसरा ये हमारे जो जंगी बेड़े हैं जो नेवल है उनके ऊपर भी सुइसाइड बॉम्बिंग होगी और अटैक्स होंगे और मिसाइल्स आएंगे। और यहाँ तक कि कुछ लोग ये भी फिक्र कर रहे थे कि जो उनके एयरक्राफ्ट कैरियर है, खा वो 700-800 किलोमीटर दूर है, अरेबियन सी में, इंडियन ओशन में उन्हें दूर करके रखा, मगर ईरान की मिसाइल्स वहाँ तक भी पहुँच सकती हैं, मगर बिकॉज इट्स अ बिग ओशन, तो इट्स, और वो चल भी रहा है, एक जगह पे खड़ा नहीं है, तो इट माइट बी नॉट सो ईजी, बट स्टिल इट कैन कम अंडर अटैक। और ईरान ने तो कहा कि हम उसको अटैक करेंगे। जी, उन्होंने कहा है ये मुमकिन है, बिल्कुल पॉसिबल है, 100% पॉसिबल है। अच्छा, इससे ज़्यादा जो ख़तरा है वो ये है कि जो मिसाइल्स हैं
सुपरसोनिक मिसाइल्स, वो सारी जो हैं दे विल ऑल इसराइल तक पहुंच जाएंगी। और उनका जो सो कॉल्ड डोम है उसको रोक नहीं सकेगा। उनमें से बहुत सी जो है वो गिरेंगी और कैजुअल्टीज होंगी। और क्या इसराइल तैयार है इसके लिए कि नहीं? इसीलिए इसराइल की तरफ से अभी कोई बयान नहीं आ रहा कि अटैक करें अटैक करें अटैक करें। अभी डोनाल्ड ट्रंप खुद ही लगा हुआ था जी। आपने देखा कोई बयान नहीं आया नेतन्याहू से नहीं। कि जी आप करें, अभी करें, अभी करें। लॉकडाउन सोचे, सब सोचों में पड़ गए हैं कि ईरान क्या कर सकता है काउंटर। और ईरान की तरफ से ये है कि हम जब नीचे जा रहे होंगे तो हम हर कुछ सबको लेके डूबेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे। तो एक तो ये इसके ऊपर थोड़ा सा गौर फिक्र शुरू हो गया। अच्छा, अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ये कहा, जिससे अब लगता है ऐसे है कि अब जहन में थोड़ी सी कन्फ्यूजन आ गई डोनाल्ड ट्रंप के करना है कि नहीं करना, और अगर करेंगे तो क्या होगा। पहला तो ये था कि हम क्यों जा रहे हैं वहाँ। हम इसलिए जा रहे हैं कि न्यूक्लियर ख़त्म करने के लिए जी। मगर वो लोग कहते हैं वो तो आपने पहले मिडनाइट हैमर में आपने कहा ऑब्लिटरेटेड, हमने कर दिया ऑब्लिटरेटेड, तो आप क्या करने जा रहे हैं? क्या करने जा रहे हैं? पहले तो ये कहा कि जी न्यूक्लियर के लिए जा रहे हैं। जब लोग आपने आगे से जवाब दिया वो तो आपने कर लिया हुआ पहले। अच्छा, फिर कहा नहीं वो जो मिसाइल्स जो है ना जिससे बहुत खतरा है, वो मिसाइल रेजीम को हमने डिसमेंटल करना है। न्यूक्लियर तो खत्म हो गया मगर इनकी मिसाइल्स भी बड़ी थ्रेट पोज करती हैं टू इसराइल एंड टू आवर बेसिस, उनको भी खत्म करना है हमने। ठीक है, तो जब ये पता चला कि उनके पास तो इतनी है कि आप ख़त्म ही नहीं कर सकते, वो सारी लॉन्च हो जाएंगी और वो छुपी हुई हैं, कितनी को आप रोकेंगे? आपके पास एंटी मिसाइल नहीं है आपके पास, वो शॉर्टफॉल है, शॉर्ट सप्लाई है। अगर आपको 100 चाहिए तो आपके पास सिर्फ 25 हैं इस वक्त। अच्छा। मतलब है कि ये परसेंटेज है, तो इसलिए वो भी आप नहीं रोक सकते। तो फिर आखिरी स्टेज पे ये कहा कि नहीं वो हम तो बचाने जा रहे हैं उन लोगों को जो कि मुजाहरे कर रहे हैं और उनको ये फांसी देना चाहते हैं, तो हमने इनको ये धमकी दी है कि आप रोके नहीं तो हम आ रहे हैं। तीसरी एक्सक्यूज दी है। अच्छा, अब वो क्या हुआ है कि वो जो सो कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेशंस हो रही थी वो मिड जनवरी में ख़त्म हो गई, उनको ईरानियंस ने काबू कर लिया, और जिन लोगों को गोली वोली चली जो मर गए मर गए। अब वो भी इशू नहीं रहा क्योंकि अब कोई नए डेमोन्स्ट्रेशंस नहीं हो रहे, वो ख़त्म हो गए। ना ही ईरानियन रजीम ने उनको एक्सिक्यूट किया जिन लोगों को पकड़ा, तो वो भी अब इशू नहीं रहा। तो अब फिर क्या इशू है इस वक्त? क्यों जाना है ईरान को अटैक करने के लिए? अब कहते हैं हमने रजीम चेंज करनी है। अब मान गए जी, हम बाकी बातें अपनी जगह पे, हम नहीं रहने दे सकते। ईरान को हमने तोड़ना है, इसके 3 हिस्से या 4 हिस्से करने हैं हमने इसको नहीं रहने देना एज अ सिविलाइजेशनल सुपर पावर। ठीक, तो अब ये बात सामने आ गई। जब ये बात सामने आई है कि रजीम चेंज से और कोई बात ही नहीं है, कम पे बात नहीं, कोई कम पे बात नहीं है, तो अब सोचा ये कि कैसे रजीम चेंज कैसे करेंगे। अब रजीम चेंज करने के तरीके कौन से हैं? क्या है? एक तरीका तो यही था ना कि लोगों को उकसाया जाए, उनको हथियार दिए जाएं, स्टारलिंक दिया जाए, इंटरनेट रिस्टोर किया जाए। वो इंटरनेट भी बंद हो गया, रूस और चाइना ने हेल्प की है ईरान की, और इंटरनेट ब्लॉक हो गया। वो तो तवक्को ही नहीं कर सकते थे कि ये हो सकता है। इसी तरीके के साथ टर्की ने हेल्प की है ईरान की। वो जो घुसपैठिए आ रहे थे जो कि अमेरिकन CIA भेज रही थी लोगों को, टर्किश इंटेलिजेंस ने बता दिया है वो कुर्दिश इलाकों से आ रहे थे और उन इलाकों से आ रहे थे जो कि टर्की बड़ा क्लोज वॉच रखता है। टर्की ने ईरान को बता दिया कि उधर से लोग ये भेज रहे हैं टेररिस्ट जो आपके आके उकसा रहे हैं लोगों को। तो टर्की ने इन्फॉर्मेशन दे दी, इन्होंने जाके वहाँ ठाठा करके उनको फारग कर दिया। तो वो भी जो था एक अटैम्प्ट हो रही थी वो भी ख़त्म हो गई। अब रह गए जो लोग डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे वो भी इन्होंने मारकुटाई करके रोक दिया। तो अब कोई अमेरिका के पास बड़ा मुश्किल हो गया, रजीम चेंज कैसे करेंगे। वो जो सारे तरीके थे रजीम चेंज, अब ये है कि कुछ जर्नैल ये कह रहे हैं कि नहीं, अभी रजीम चेंज करने का यही तरीका है कि पहले एक बमबारी की जाए लंबी, जल्दी से जल्दी प्रीएम्प्टिव बमबारी की जाए और हेडक्वार्टर्स को टारगेट किया जाए, और उसके साथ कोशिश ये की जाए कि ईरान के अंदर कोई कू हो जाए। ईरानियन गार्ड्स जो हैं वो खोमेनी के खिलाफ या ये करंट इनके खिलाफ कोई खड़े, जैसे वेनेजुएला में इन्होंने करवाया था, जैसे करवाया था। हाँ। मगर प्रॉब्लम यहाँ ये आ रही है कि यहाँ वो मौका नहीं मिल रहा इनको। यहाँ सारी आइडियोलॉजिकल रजीम है, ये इससे इतने नहीं मुतासर होते जितने वेनेजुएला के अंदर जी, वो फदाई का हल्फ उठा के। हाँ, नजरियाती तो ये नजरियाती रजीम है, इसको इतना हो सकता है, ऐसी नहीं बात, मगर इट्स नॉट सो ईजी। फिर किसी ने ये कहा कि अच्छा फिर और कोई तरीका तो यही है कि खोमेनी साहब को फारग किया जाए। ठीक, तो फिर किसी ने कहा हाँ वो तो हम कर सकते हैं, हमारी इंटेलिजेंस है, ग्राउंड पे भी लोग हैं, हमें पता है वो कहाँ आते जाते हैं। अच्छा, वो तो हम कर सकते हैं। तो किसी ने कहा कि अगर आप वो करेंगे तो फिर सर कट जाएगा,
जब सर कट जाएगा कन्फ्यूजन हो जाएगी, शायद कोई मॉडरेट फोर्स आ जाए, मॉडरेट फोर्स आ गई तो आप समझे रिजीम चेंज हो गई, फिर वो हमारे साथ बात करेंगे, फिर हम अपने अपनी टर्म्स बनवाएंगे। फिर किसी ने ये कहा कि खुदादा खौफ करो, अगर आपने खोमेनी को टारगेट किया तो ये शिया रजीम है, ये इराक़ के अंदर सब जगह पे जहाँ शिया है, जहाँ इनके आइलैंड्स हैं, वो सब जगह पे फट पड़ेंगे वो। दिस विल बिकम अ रिलीजियस थिंग। ठीक, आप इसको ना करें ऐसे, ये आपने रिलीजियस फिगर है वो, ही इज़ नॉट जस्ट अ पॉलिटिकल फिगर। आपने उनको किया ये तो सब जगह पे शिया खड़े हो जाएंगे और अमेरिका के ख़िलाफ़ ऐसी जंग शुरू हो जाएगी, ऐसे खून खराबा हो जाएगा, आप यकीन नहीं कर सकते। इराक़ स्पेशली और भी इसी किस्म के जो एरियाज़ हैं जहाँ शिया मेजॉरिटीज़ हैं, या अभी कुवैत ले लें, वहाँ तो एक सुन्नी रजीम है, वो तो 2 दिन नहीं चल सकेगी वहाँ, एंड और वो अमेरिकन बेस है, बहरीन, ये वो सब, ऑल दीज प्लेसेस। तो ये अब किसी ने कहा ये सोचे भी ना आपके ये तरीका है, तो आई थिंक ये अब सोचों में पड़ गए हैं कि करें या ना करें, क्या करें, कैसे करें, क्यों करें। और अब डोनाल्ड ट्रंप ढूंढ रहा है कोई रास्ता निकलने का यहाँ, क्योंकि ईरान की तरफ से जो रिस्पॉन्स आया ना वो बड़ा खौफनाक आया। राइट। और इधर से पाकिस्तान और ये मुल्क सऊदी अरेबिया ने इजाज़त कह दी है कि हम इजाज़त नहीं देंगे। उनको पता है कि अगर ईरान ने सऊदी अरेबिया के ऊपर 2 बम भी फेंक दिए ना तो भाग जाएंगे लोग वहाँ से इन्वेस्टमेंट। उनकी एरमको के ऊपर एक दफ़ा अटैक हुई थी ना, और हुतीज़ जब करते हैं तो इट क्रिएट्स अ बिग प्रॉब्लम। यूएई जो है बहुत वल्नरेबल है, वहाँ सारे फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई हुई है। तो आयशा इट्स अ ट्रिकी सिचुएशन। अभी सोचों में पड़ गए हैं अमेरिकन कि करें कि ना करें और कैसे करें। और जो समझाने वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर आपने ऐसा कुछ किया तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उनमें सबसे पहले तो तेल, आप जंग करेंगे नहीं और वो उन्होंने हार्मोज को उड़ा देना, बाकी चीज़ें अपनी जगह पे। और एक ऐसी क्राइसिस दुनिया की ग्लोबल हो जाएगी, डॉलर ऑलरेडी कमज़ोर होता जा रहा है जी, ठीक, तो लेने के देने पड़ जाएंगे और आप ख्याल रखें। डोनाल्ड ट्रंप मेरा ख्याल है अब तवज्जो हिलाएगा ईरान से, कोई नई डाइवर्जन क्रिएट करेगा। अब कहते हैं मैक्सिको और क्यूबा की तरफ, क्यूबा को वो धमकियां दे रहा है कि जी आपके हम तेल नहीं देने देंगे, आपको 15 दिन के अंदर अंदर घुटनों टेक देंगे, आपकी रेजीम चेंज इन क्यूबा, उसकी बात शुरू होगी। जी, क्यूबा की तरफ भी उनकी तवज्जो माइल हो रही है। और इसके अलावा ईरान के मामले पर उनका कहना है कि ईरान जल्द अज जल्द मुज़ाकरात की मेज़ पर आए। दूसरी तरफ ईरानियन हुकाम ये कह रहे हैं कि आप धमकियां देने का सिलसिला बंद करें तो हम मुज़ाकरात की मेज़ पर आ जाएंगे। तो अब देखते हैं कि ये मामला किस मोड़ पर जाकर रुकता है। प्रोग्राम के हवाले से फीडबैक और सवाल कोई आपके ज़हन में इस नंबर पर भेजें। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त है।